ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। तो फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी के अंदर आज कल हमने जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में पढ़ा, जिसमें म्यूकुला डेंसा का हमने पूरा अच्छी तरह से अध्ययन किया, रेनिन एंजाइम का अध्ययन किया। आज जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो मैंने आपको समझाया था कि ग्लोमेरुलस क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एफेरेंट आर्ट्रियोल आता है जिसका व्यास बड़ा है, इफेरेंट जो है वो आर्ट्रियोल बाहर निकलता है। एफेरेंट ब्लड लेके आता है, इफेरेंट ब्लड लेके जाता है। तो इसके बीच में जो कैपिलरीज आपस में गोल होके एक गुच्छा बनाती है, गुच्छा, इसी को ही ग्लोमेरुल्स कहते हैं। यही इसी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा, इसी को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। परिभाषा, ये वह फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट क्या है? जो छण के आया उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से छन कर बोमेन्स कैप्सूल में आता है। नीचे कप शेप जो है आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसके अंदर आएगा, उसमें से छन के, किसमें से? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में से। तो ग्लोमेरुलर जो है, ग्लोमेरुलस में वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसमें से छन के ये बोमेन्स कैप्सूल में आता है। बोमेन्स कैप्सूल स्पेस में आता है, एक ही बात है। आगे अपने इसको क्लियर करेंगे। तो हम बोमेन्स कैप्सूल की 3 परतें पढ़ चुके हैं। एंडोथीलियम, ये बोमेन कैप्सूल है जो नीचे जो कप शेप है उसकी। बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल यानी कि पोडोसाइट्स जो विसरल लेयर बनाती है। पोडोसाइट्स इसके पैर होते हैं, छोटी छोटी जो उभार होते हैं जिनको पोडोसाइट कहते हैं। और ये पैर कह सकते हैं हम, उंगलियों की भांति जो है वो संरचनाएं होती हैं। किसी तरल पदार्थ को ग्लोमेरुलर से छनकर बोमेन्स कैप्सूल में आने के लिए 3 प्रकार के दाब जो है, अब ये विशेष है आपको समझने, इनको मैं आपको अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो पहला है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये ग्लोमेरुल्स की कैपिलरीज के अंदर रक्त से होता है। जैसे एफेरेंट से रक्त आया तो उसका व्यास बड़ा है, ब्लड ज़्यादा आएगा, और वो जो कैपिलरीज का गुच्छा उसमें घूमेगा, और जो निकलने का उसका रास्ता है वो संकरा है। तो यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। इस दबाव को जो है वो, इस दबाव से ही जो है वो ये छनेगा। तो इस दबाव को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। दूसरा है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बोमेन्स कैप्सूल के स्पेस के द्रव्य में, बोमेन्स कैप्सूल के स्पेस के द्रव्य में। और तीसरा जो है वो इन दोनों का उल्टा होता है। अब इसको अच्छी तरह से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तो अच्छी तरह से इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये भी शोध में पता चला है कि अधिकतर प्रोटीन छनकर नहीं आ सकते, छनते नहीं हैं। अतः बोमेन्स कैप्सूल का कोलाइडल प्रेशर हमेशा कम रहता है, तथा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में प्रोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण वहाँ यह दाब भी अधिक हो जाता है। अब ये क्या है, इसको आप इस तरह से आप समझें। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। जब हम ये फिल्ट्रेशन प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। अब इसको आप इस तरह से समझें, मैं आपको समझाता हूँ। आपने मान लीजिए एक आटा छानने की जो छाननी होती है, यस, वो आपने ली, और आपने नीचे प्रांत है और उसके अंदर आटा छानना आपने शुरू कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि आटा जो छाना वो नीचे चला गया, इसको फिल्ट्रेट कहेंगे। यहाँ फिल्ट्रेट नीचे आ गया। अब वो फिल्ट्रेट मान लो एक ऊंचाई है
छाननी की, जो चालनी कहते हो या छाननी कहते हो, उसकी एक ऊंचाई है, एक लिमिट है, वहाँ तक भर गया वो नीचे वाला आटा छानने पर। अब उसके ऊपर छानने के अंदर क्या रह गया, छानच कहते हैं जिसको, वो ऊपर रहेगी। अब उसके वो टच कर गया नीचे आटा, अब ऊपर रहेगी छानस। अब आप आटा और उस पर डाल करके छानना चाहो तो अब दो तरह के व्यवधान उसमें आएंगे। ये इसको मैं आपको प्रेशर समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। दो तरह के व्यवधान, एक तो नीचे जो आटा ऑलरेडी उस छानने को टच कर रहा है तो वो उल्टा प्रेशर मारेगा, जब आप छानोगे तो वो उल्टा प्रेशर मारेगा एक। दूसरा जो छानच था ऊपर रह गया उसके अंदर, वो आपने बाहर फेंका ही नहीं, वो भी तो उसी के अंदर है, वो भी कुछ छानने के पोर्स को ब्लॉक करेगा, तो वो पूरा आटा को छानने नहीं देगा। तो अब आप इसी उदाहरण से अब ये तीनों प्रेशर को आप समझो। तो जो ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये तो वो है जो छानने को हम हिला रहे हैं, यूँ समझ लो। यानी कि एफेरेंट से ब्लड आया और इफेरेंट से जा रहा है, तो व्यास एफेरेंट का ज़्यादा है, इफेरेंट का कम है, तो प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर है छानने के लिए उस पर पड़ रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे, तो ये तो है कहलाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नंबर 1। अब आता है ग्लोमेरुलर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो छानस बच गई, यानी कि प्रोटीन जो है वो छना उसमें से, तो छनता नहीं है प्रोटीन सारा, क्योंकि प्रोटीन जो है ब्लड का वो छनता नहीं है, वो क्या करता है, वो उस बेस पर उस लेयर को गाढ़ी कर देता है। तो जब वो गाढ़ी कर देगा तो वो जो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर वो छनने नहीं देगा, यानी कि ये एक उल्टा प्रेशर हो गया, उसको रोक रहा है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो छन चुका नीचे पदार्थ वो बोमन्स कैप्सूल में आ गया, स्पेस में आ गया, अब वो द्रव्य है, वो द्रव्य भरा हुआ है, तो वो द्रव्य भी फोर्स करेगा कि ऊपर से और द्रव्य और नहीं आए नीचे। क्लियर हुआ? तो वो जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक कैप्सुलर प्रेशर कहलाता है, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल में बना हुआ। तो मेरे ख्याल से ये तीनों प्रेशर आपके समझ में आ जाने चाहिए। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ से हुआ, कौन सा है ये? एफेरेंट से ब्लड पावर से आ रहा है, क्योंकि उसका व्यास बड़ा है। इफेरेंट से बाहर निकलेगा जब व्यास कम है, तो जो बीच में कैपिलरी जो उसमें जब घूम रहा है ब्लड, उसमें प्रेशर बनेगा फुल। ये प्रेशर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। अब इससे जो छन गया नीचे, पानी नीचे चला गया, जो नीचे चला गया बोमेंस कैप्सूल स्पेस के अंदर, वो भर गया, वो फोर्स करेगा कि और छन के नहीं आए। और जो छानस बच गया ऊपर, यानी कि जो प्रोटीन जो छन नहीं रहे हैं या जो गाढ़ापन है उसका, वो इस प्रेशर के उल्टा असर करेगा, छनने नहीं देगा। तो वो जो प्रेशर है वो कोलाइडल ऑस्मोटिक, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और जो नीचे छन गया वो जो प्रेशर उल्टा दाब लेगा, क्योंकि वो भी भरा हुआ है, तो वो दाब डालेगा कि ऊपर से और नीचे नहीं आए छन के, तो ये कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक कैप्सुलर प्रेशर। तो अब हमने जो फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है कि जब फिल्ट्रेट हुआ ये, तो उस समय कितना प्रेशर था, तो उसमें से हमने क्या करना है, ग्लोमेरुलर कोलाइडल प्रेशर यानी कि कितना दबाव दिया गया, जो एफेरेंट में आया, इफेरेंट से बाहर गया, तो ये तो है पहला दिया गया दबाव है वो 60 जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और उसके बाद में जो ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो आया 32। और जो उसका बोमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड है स्पेस के अंदर, उसके द्वारा जो दाब लगाया गया वो 10 mm मरकरी है। तो अब सॉरी वो 18 mm मरकरी है। तो अब 32 और 18 50, तो 60 में से -50 गए, तो ये 10 mm ऑफ मरकरी फिल्ट्रेशन जो है वो प्रेशर है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये आपको जो है वो इसको अच्छी तरह से आप समझना। इसमें दिया गया है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इसका टोटल तो हमारे पास होता है किस प्रेशर से दिया गया ब्लड गया, और उसमें से ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक कैप्सुलर प्रेशर को जोड़ के उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो आ जाता है। तो ये 10 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी आता है।
ये तो आ गया हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? रेट GFR किस रेट से छन रहा है? अब रेट निकाल लेंगे पर मिनट। रेट परिभाषा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वह द्रव्य की मात्रा जो वृक्कों के सभी नेफ्रॉन द्वारा प्रत्येक मिनट में प्राप्त होती है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो बिल्कुल सही हुआ, ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन से प्रत्येक नेफ्रॉन से जितनी मात्रा प्राप्त हुई वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाएगा। यह मनुष्य में 125 ml पर मिनट है तथा 180 लीटर प्रतिदिन है। इसमें से 90% फिल्ट्रेट तो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो फिल्ट्रेट है छण के आया उसमें से 90% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है तथा शेष पेशाब के रूप में बाहर आ जाता है। साधारणतया मनुष्य में दोनों वृक्कों में साधारण प्लाज्मा गुजरता है जो 650 ml गुजरता है पर मिनट। 650 ml पर मिनट गुजरता है। वह इसका GFR दर है 125 ml पर मिनट। तो औसतन छनने की दर जो है वो 19% जो है वो आती है। तो ये तो एक कैलकुलेशन है परसेंटेज की, ये तो आप निकाल लोगे, कोई ऐसा लंबी कहानी नहीं है। अब है कारक जो GFR या GF पर असर डालते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे असर डालते हैं, वो है। तो हमारे पास ग्लोमेरुलर हमने जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को पढ़ा, प्लाज्मा कोलाइडल GP को पढ़ा, COP प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ लिया, और बोमेन्स कैप्सूल प्रेशर जो उसके स्पेस में मैंने आपको बताया वापस जो है वो प्रेशर देता है, BCP को पढ़ा। अधिक ग्लोमेरुलर प्रेशर होगा तो फिल्ट्रेशन भी अधिक होगा। अब इसको समझें, अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा यानी कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा। यदि COP प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोमेन प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा क्योंकि ये उल्टे हैं भाई। क्षाण और प्लाज्मा जो इकट्ठी हुई है बोमेन स्पेस के अंदर, अगर वो दोनों उल्टा जोर लगाएंगे तो ये प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन रेट जो है कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा। एफेरेंट आर्टियोल जिससे ब्लड आता है का व्यास ज़्यादा होगा तो, और एफेरेंट का कम होगा तो ये दोनों ही ज़्यादा होंगे। GFR भी बढ़ेगा और फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा या तो फिर क्या होगा, ये दोनों के दोनों ही ज़्यादा होंगे, दोनों ही बढ़ेंगे, ये आप समझ लें। अब इसके बाद में ये जो समझने के बाद है नलिकाओं में पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें दिया नहीं है लेकिन आप नोट कर लें, इनमें जब रीएब्जॉर्प्शन होता है तो एक तो होता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। पहले आप इसी को समझ लें, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ। तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वो होता है या पैसिव रीएब्जॉर्प्शन वो होता है, पैसिव वो होता है जो रीएब्जॉर्प्शन आम तौर से साधारणतया ही हो जाता है यानी कि नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो चले गए आवश्यक थे बॉडी के लिए और वो जो है वापस लाने बॉडी में बड़े ज़रूरी हैं, तो वो अब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से ही वापस आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन सा है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कौन सा है। तो इसमें दोनों तरह के रीअब्जॉर्प्शन चलते हैं। तो आज हम इसको इतना ही जो है वो कर लेते हैं। ये अब थोड़ा ही ये चैप्टर रह गया, इसको कंप्लीट नेक्स्ट जो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।